नमस्कार। चलिए आज भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास के उस सफर को समझते हैं जो ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। हम उन सभी जरूरी कमिटियों और एक्ट्स को कवर करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए जरा, 130 साल, 15 से भी ज्यादा कमेटियां। आखिर वो कौन सी कड़ियां थी जिन्होंने भारत की आज की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है नींव और एक बड़ी बहस का दौर। ये 1813 से 1835 के बीच का वो समय था जब शिक्षा के लिए पहली बार फंड्स रखे गए और साथ ही एक ऐसा वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ जिसने आने वाले भारत की दिशा ही तय कर दी। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तो दे दिए, पर इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई इस पैसे को खर्च कैसे करें। और यहीं से दो ग्रुप सामने सामने आ गए। एक तरफ थे एंग्लिसिस्ट यानी आंग्लवादी और दूसरी तरफ ओरिएंटलिस्ट यानी प्राच्यवादी। एंग्लिसिस्ट का मानना था कि पश्चिमी ज्ञान ही श्रेष्ठ है और उसे अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए। वहीं ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि पारंपरिक भारतीय शिक्षा जैसे संस्कृत और अरबी को देसी भाषाओं में ही बढ़ावा दिया जाए। और फिर इस बहस का अंत हुआ 1835 में लॉर्ड मैकॉले के मशहूर मिनट के साथ। ये आंग्लवादियों की एक बहुत बड़ी जीत थी। मैकॉले का इरादा बिल्कुल साफ था, जैसा कि वो खुद कहते हैं कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। इस एक सोच का असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक होना था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। ये वो दौर था जब पहली बार एक व्यवस्थित सिस्टम का खाका, एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क तैयार किया गया। ये दौर 1854 से 1882 तक चला और इस दौर का सबसे बड़ा मील का पत्थर था 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल परीक्षाओं में कई बार आता है। असल में ये शिक्षा के प्रसार के लिए एक बहुत ही व्यापक, एक कॉम्प्रहेंसिव योजना थी। तो वुड्स डिस्पैच ने एक पूरा पदानुक्रमित यानी कि हायरार्किकल सिस्टम बना दिया। इसकी कुछ मुख्य सिफारिशें थीं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं। हर प्रांत में एक लोक शिक्षण विभाग हो। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट्स इन एड यानी अनुदान सहायता दी जाए। और हाँ, टीचर ट्रेनिंग, महिला शिक्षा और देसी भाषाओं में प्राइमरी स्कूलों को भी बढ़ावा दिया जाए। अब इसके करीब 30 साल बाद 1882 में आया हंटर कमीशन। इसका मुख्य काम था ये देखना कि भाई वुड्स डिस्पैच की बातें जमीन पर कितनी उतरी हैं। इसने कुछ अहम सिफारिशें की, जैसे प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी स्थानीय जिला और नगर पालिकाओं को दे दी जाए, सेकेंडरी एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए और महिला एवं स्वदेशी शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं एक ऐसे दौर में जहां सब कुछ सेंट्रलाइज होने लगा, यानी केंद्रीकरण और नियंत्रण का दौर। ये 1901 से 1904 के बीच का समय था और इसके हीरो थे, या कहें विलन, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने एफिशिएंसी के नाम पर सरकारी कंट्रोल को बहुत मजबूत कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। दिखाने के लिए तो कहा गया कि इसका लक्ष्य एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना है, लेकिन असली इरादा कुछ और ही था। असल मकसद था यूनिवर्सिटीज की आज़ादी को कम करना और उनमें पनप रहे राष्ट्रवाद पर लगाम लगाना। इसके लिए यूनिवर्सिटी सीनेट पर सरकारी कंट्रोल बढ़ाया गया, कॉलेजों को मान्यता देने की शर्तें कड़ी कर दी गईं और वाइस चांसलर भी सरकार ही नियुक्त करने लगी। जीके गोखले जैसे राष्ट्रवादियों ने इसकी जोरदार आलोचना की। अब तक तो ज्यादातर फैसले अंग्रेजी ही ले रहे थे, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1913 से 1937 के दौर में भारतीय आवाजें और शिक्षा को लेकर उनके अपने विचार मजबूत होने लगे। ये राष्ट्रवादी मांगों और स्वदेशी दर्शन का दौर था। एक तरफ तो ब्रिटिश सुधार चल ही रहे थे, जैसे 1913 में गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा, जो भले ही फेल हो गया लेकिन बहुत अहम था। फिर 1917 में सैडलर कमीशन आया, जिसने 12 साल की स्कूली शिक्षा और फिर 3 साल की डिग्री की सिफारिश की। और 1929 में हाटोक समिति ने कहा कि भाई बस स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी पर ध्यान दो। इसने अपव्यय और ठहराव यानी वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन की समस्या को उजागर किया। मतलब बहुत से बच्चे या तो बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे या एक ही क्लास में फेल होते रहते थे। लेकिन इसी दौर में ब्रिटिश सिस्टम के सामने एक बिल्कुल देसी, एक भारतीय विकल्प खड़ा हुआ। ये थी महात्मा गांधी की 1937 की वर्धा योजना,
जिसे नई तालीम भी कहते हैं। इसने ब्रिटिश सिस्टम की किताबी पढ़ाई को सिरे से नकार दिया। इसका जोर था किसी व्यवहारिक हुनर या काम के जरिए सीखने पर। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी और मकसद था ऐसे नागरिक बनाना जो आत्मनिर्भर हों और नैतिक रूप से मजबूत भी। और अब हम पहुंचते हैं आज़ादी से ठीक पहले की सबसे बड़ी और आखिरी योजना पर, जो 1944 में सामने आई। ये ब्रिटिश राज का सबसे व्यापक एजुकेशनल ब्लूप्रिंट था। ये थी सार्जेंट योजना 1944। इसे 40 वर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। 40 सालों के अंदर भारत के शिक्षा स्तर को इंग्लैंड के बराबर ले आना। अंदाजा लगाइए कि ये योजना कितनी आगे की सोच रही थी। इसमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा, 6 से 11 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, हाई स्कूल में एकेडमिक के साथ साथ वोकेशनल यानी व्यावसायिक पढ़ाई और इंटरमीडिएट कोर्स को खत्म करने जैसी बातें थी। पर अफसोस, इसके बाद देश में आज़ादी और बंटवारे के हालात बने और ये योजना कभी लागू नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी 1813 से 1944 तक की। अब समय है कि परीक्षा के लिए जो कुछ भी हमने सीखा है उसे पक्का कर लिया जाए। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन और प्रैक्टिस करते हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत काम की है। इसमें अब तक हमने जिन भी प्रमुख समितियों और उनके नतीजों पर बात की है वो सब एक जगह पर हैं। परीक्षा से ठीक पहले एक नज़र डालने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, इनमें से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और किसने प्रेसिडेंसी शहरों में यूनिवर्सिटीज बनाने की सिफारिश की थी? आपके विकल्प हैं ए मैकॉले का मिनट, बी हंटर कमीशन, सी वुड्स डिस्पैच या डी सार्जेंट योजना। थोड़ा सोचिए। जी हां, इसका सही जवाब है सी वुड्स डिस्पैच 1854। इसी ने प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा का पूरा खाका तैयार किया था। अच्छा, अब दूसरा सवाल। 1929 की हार्टॉग समिति ने मुख्य रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली के किस मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? ए स्कूलों का तेजी से विस्तार, बी अंग्रेजी को माध्यम बनाना, सी स्वदेशी शिल्पों को बढ़ावा देना या डी अपव्यय और ठहराव की समस्याएं। और सही जवाब है डी अपव्यय और ठहराव की समस्याएं। जैसा कि हमने चर्चा की थी, इस कमेटी ने सिर्फ स्कूल खोलने पर नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया था। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर सोचिएगा जरूर। शिक्षा की वो औपनिवेशिक नींव जिसमें भाषा, सरकारी नियंत्रण और शिक्षा के उद्देश्य को लेकर इतनी बहसें हुईं, वो आज भी भारत की शैक्षिक चुनौतियों और नीतियों को किस तरह से प्रभावित कर रही है?